नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। प्रियंका गांधी का चुनावी राजनीति में उतरने का औपचारिक ऐलान हो ही गया। पिछले 10 सालों से कांग्रेस के अंदर जिस बात के लिए सबसे अधिक इंतजार था, सोमवार को उसका औपचारिक ऐलान कांग्रेस के अंदर हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट था। वह दक्षिण से चुनावी आगाज करेंगी। दरअसल यह पार्टी की समझी रणनीति के तहत लिया गया फैसला माना जा रहा है। प्रियंका को वायनाड और राहुल के रायबरेली चुनने के कारण इसके पीछे दो अहम कारण हैं माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी अगर रायबरेली सीट छोड़ते तो अभी उस राज्य से बेहतर संदेश नहीं जाता जहां से पार्टी ने अभी तुरंत बेहतर प्रदर्शन किया है। साथ ही पार्टी उस राज्य को नहीं छोड़ना चाहती जहां 2019 और 2024 दोनों जगह पार्टी को लोगों का सपोर्ट मिला। पार्टी को लगता है कि वहां अगले 2 साल में होने वाली विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। साथ ही दक्षिण हाल में कांग्रेस का मजबूत गढ़ साबित हुआ है। यही कारण है कि राहुल गांधी के सीट छोड़ने के बाद पार्टी के पास गांधी परिवार से ही कोई उम्मीदवार देना कहीं ना कहीं राजनीतिक विकल्प ही राजनीतिक मजबूरी भी है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस में महासचिव के रूप में काम कर रही प्रियंका गांधी पार्टी की स्टार प्रचारक बनी है। चुनाव में उनकी सभाओं की मांग राज्यों में तेजी से बढ़ने लगी है। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में आक्रामक प्रचार का लाभ कांग्रेस को मिला भी है। तभी से पार्टी ने माना कि न सिर्फ प्रियंका गांधी आम लोगों से कनेक्ट कर रही हैं, बल्कि उनके प्रचार का लाभ यह होता है कि वह महिला वोटरों से बेहतर तरीके से संवाद कर लेती है। पार्टी को लगता है कि महिलाओं को लुभाने के लिए महिला के रूप में प्रियंका गांधी अधिक प्रभावी हो रही हैं। प्रियंका स्वाभाविक तौर पर बेहतर वक्ता हैं। साथ ही पिछले कुछ सालों में प्रियंका गांधी पार्टी के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट को संभालने वाले भी बनी हैं। कई मौकों पर उन्होंने हस्तक्षेप कर चीजों को ठीक भी किया, लेकिन इसके बावजूद उनका चुनावी राजनीति से दूर रहना कई सवाल खड़े करता है। सवाल यह भी उठता है कि अगर प्रियंका पर कांग्रेस को इतना ही भरोसा था तो चुनावी मैदान में शुरू से ही प्रियंका को क्यों नहीं उतारा गया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। Finally, they have announced Priyanka as the candidate in Wayanad. Probably we have no comments because it is their party decision. Congress party, whatever they think right, they take the decision and we have nothing to comment on that. In fact, now one step more in the India front, Indian National Congress is also a partner. We are all parties in the India front. But unfortunately, India front, one or two places, the code of conduct we accepted in the meeting at Delhi was not accepted. For example, a party, India front partner, hold a seat. That seat will not be contested by India front partners. That was an understanding. In Lakshadweep, it was our member of parliament, Mr. Fasil, who was sitting MP. But their Congress put up a candidate. So the fight was between our sitting MP of NCP and Congress. In that we lost very narrowly. But that was against the code of conduct we adopted in Delhi in the National Front meeting. Like that, in fact, Rahul Gandhi, even before formation of the National Front, Rahul Gandhi in the last election, 2019, contested from this Wayanad. At that point of time, I was in charge of Delhi in the rank of General Secretary in the AICC. On hearing this news, I first approached Rahul. I said that प्लीज डोंट कंटेस्ट तरीके से उठेंगे, आवाज़ उनकी और पहुंच पाएगी। देखिए, मुझे पता है कि मेरे परिवार अपने पुरखों से, दादी से और अपने पिताजी से और सोनिया जी से कितनी सीखे हैं और राहुल ने भी सीखा है। और उनको पार्लियामेंट में होने पर, संसद में होने पर जो भी देश के मुद्दे हैं, जो बीजेपी जिक्र नहीं करती हैं, उनकी जो हमारे किसान हैं
या बेरोज़गारी हैं या महिला की सुरक्षा और जो महंगाई बढ़ी है उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं होती है। और हम ये देखते हैं कि जो भी वो करते हैं ज़रूर खाली 2-3 उद्योगपति हैं उनके पास बीजेपी उनको सारा दे देती है, चाहे बंदरगाह हो या रोड हो या जो भी करना चाहेंगे उनके द्वारा ही अपने काम करते हैं। पर मैं कहूँगा कि प्रियंका ज़रूर सारे मुद्दों को उठाएंगी, हर बात उठाएंगी जैसे राहुल ने भी उठाया। और मैं हालांकि बोलूँगा कि जैसे अगर बीजेपी के जो सांसद बने हैं, जो जब उनसे सवाल किया गया कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, वो उसका जवाब उल्टा दे रही हैं, उनको उसी का समझ नहीं है और वो आज संसद में हैं। मैं हैरान हूँ और वो आगे क्या कर पाएंगी वहाँ। और जो संसद का समय बिगाड़ते थे या ज़ाया करते थे, जो स्मृति ईरानी जी हैं, वो अब वहाँ नहीं होंगी, जो हमेशा परिवार का नाम लेकर अपनी पहचान बढ़ाते थे और कभी भी उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। चाहे वो जो हमारे जो महिला रेसलर थे या मणिपुर जाना या अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं, महिलाओं के बारे में कभी भी वो अपनी आवाज़ नहीं उठाई। प्रियंका उठाएंगी, मुझे पता है। प्रियंका इस समय में उन्होंने वैसे ही, चाहे वो संसद में थे या नहीं, बहुत मेहनत की है और हर चीज़ समझी हैं वो, और उनको पता है लोगों की ज़रूरत क्या है और वो ज़रूरत पूरी करेंगी, उनकी आवाज़ रखेंगी, बुलंद करेंगी लोगों की आवाज़। देखिए, जिस वायनाड ने उनको बचाया, जिस वायनाड ने उनको पार्लियामेंट में भेजा, सदन में भेजा, अमेठी हारने के बाद उस वायनाड को वे छोड़ रहे हैं। दिखता है कि किस प्रकार की मानसिकता है। और वायनाड सीट के बाद रायबरेली की घोषणा तब तक नहीं की जब तक वायनाड का चुनाव नहीं हो गया था। इसका तो वायनाड की जनता के साथ धोखा कर रहे थे, उनको धोखे में रखा और अब उनको धोखा दे दिया है। और प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, अगर इमोशनल कनेक्शन था तो वायनाड में रहते ना। जिस वायनाड ने आपको बचाया, जब आप अमेठी से हार गए तब वायनाड ने आपको जिताया, तो आप वहां रहते और रायबरेली आप प्रियंका वाड्रा को दे देते, अगर ऐसे ही मन में आपके लिए अपनी बहन के प्रति प्यार था तो। इसके अलावा सर, पानी ने जो जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है, वाटर लेवल की बात कही है, हरियाणा सीएम कह रहे हैं कि हम इनफ पानी दे रहे हैं। देखिए, पानी हिमाचल से आता है, हरियाणा एक कंड्यूट है और जितना पानी दिल्ली को मिलना चाहिए उससे ज़्यादा पानी दिल्ली के पास। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, साथ ही जयकरण वर्मा जी हैं कांग्रेस से, इंदुकांत दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। जयकरण जी, आप ही का रुख करेंगे, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करेंगे। जयकरण जी, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं, वो पहला कदम सियासत में रख चुकी हैं और अब चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो पहले से उनको मैदान में क्यों नहीं उतारा गया था, समझेंगे आपसे। मैं देखिए संदीप जी, ये पहला उनका कदम नहीं है राजनीति में। राजनीति वो हमेशा, उनका राजनीतिक परिवार है, राजनीति हमेशा वो करते आई हैं। देखिए, चुनाव लड़ना, सांसद बन जाना ही एक राजनीति या समाज सेवा नहीं है। समाज के लिए किसी भी प्रकार पर जमीन पर रहना, लोगों के बीच में रहना, उनके सुख दुख में शामिल रहना, यही राजनीति है और यही समाज की सेवा है। हाँ, रही बात कि पार्टी अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया है कि प्रियंका गांधी जी को वहाँ लड़ाया जाए, कार्यकर्ताओं में भी एक खुशी की लहर है कि हमारी नेता भी वायनाड से सांसद बनने का काम करेंगी। दूसरी बात, जब सदन में हमारे जवाब देने की बात होगी, बोलने की बात होगी, तो हम प्रियंका गांधी जी भी एक मजबूत आवाज है, महिला की आवाज बनकर रहेंगी। और उन्होंने जमीन पर उतर करके बहुत ही नजदीक से दबे कुचले लोगों की देखा है कि किस प्रकार से यहाँ गांव देहात के कस्बों की आवाज जो सदन तक नहीं पहुंच पाती,
वो आवाज प्रियंका गांधी के पहुंचने के बाद और ज्यादा मजबूती से सदन में रखने का काम करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं और आभार जताते हैं कांग्रेस पार्टी नेतृत्व का कि जिन्होंने उस खाली सीट पर माननीय प्रियंका जी को चुनाव लड़ाने का काम किया है। बहुत बहुत आभारी हैं हमारे, हम सभी का आभार तक जताते हैं। ठीक है, अविरल मलिक जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल मलिक साहब, आवाज आ रही है। जी जी, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, बीजेपी कैसे देखती है इसको? जी देखिए, परिवारवादी पार्टी और इस पार्टी में फैसले लिए जाते हैं, ये सारे लोग परिवारवादी लोग हैं जी। ये केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। ये गांधी परिवार का कब्जा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, इस बात को समझना बेहद आवश्यक है जी। ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर जिस प्रकार से गांधी परिवार का कब्जा है, ये किसी अन्य व्यक्ति को आगे नहीं आने देते हैं। ये सबको मालूम है। ये रिमोट कंट्रोल से किस प्रकार से मनमोहन सिंह जी को पहले चलाया, उसके बाद किस तरीके से रिमोट कंट्रोल से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चलाने का है जी, और किसके इशारे पर खड़गे जी चलते हैं, ये भी सबको मालूम है जी। ठीक है, इंदु कांत जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है संदीप जी। इंदु कांत जी, समझेंगे आपसे, प्रियंका गांधी को अगर देखा जाए कांग्रेस ने वायनाड भेज दिया है, चुनाव लड़ेगी वहां से, कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिल सकता है, समझेंगे आपसे? देखिए, वास्तव में कांग्रेस परंपरागत ढंग से पहले रायबरेली और अमेठी को अपनी सीट मानती थी जी, अपने पारिवारिक सीट मानती थी, और माननीय राहुल गांधी जी के वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद अब वो एक तरह से वायनाड को भी अपने एक परंपरागत सीट मानने लगे जी। और ऐसे में उस सीट को छोड़ करके वापस अपनी बहन को वहां लड़ाने का फैसला राहुल गांधी का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जी। इससे वायनाड की जनता में जो एक आक्रोश या दुख या निराशा हो सकती थी जी, वो नहीं होगी, क्योंकि कई क्षेत्रों में कई राजनीतिक प्रेक्षक ये मानते हैं कि इवन राहुल गांधी से ज्यादा जो एक पकड़ है जी, बोलने की स्टाइल है, जो एक ग्लैमर है, जो उनकी डिमांड है, बहुत दिनों से प्रियंका गांधी की है जी। और हमारे देश में जो एक आप जानते हैं कि व्यवस्था है कि महिला अगर किसी पुरुष के बराबर भी हो लेकिन उस क्षेत्र में वो उतरती है तो उसे ज्यादा महत्व मिलता है जी, क्योंकि उसे सदियों से माना जाता है कि पिछड़े महिलाएं पिछड़ी रही हैं और राजनीतिक तौर पर और शक्ति में खास तौर से ये मुगल काल के बाद से पावर डिस्ट्रीब्यूशन में उनको कम शेयर मिला है जी। तो ऐसे में प्रियंका गांधी के लड़ने से वो सीट निश्चित तौर पर वो जीत जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये फैसला करने में राहुल जी को इतना देर हुआ, इसी पे आश्चर्य है जी। ठीक है, जयकिरण वर्मा जी, देखिए बीजेपी का कहना है कि जो परिवारवाद है इसको बढ़ा रही है कांग्रेस। नहीं संदीप जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या बोलती है, क्या करती है, उसका कोई हमारे जैसे लोगों के लिए कोई मतलब इस नहीं होता कि इनको अपने कहे द्वारा शब्दों और कहे गए भाषणों, कहे गए वादों का ही इन पर स्वयं नहीं लागू होता तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को उस पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं। अभी ये कह रहे थे कि परिवारवादी है, इसमें सब कुछ रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। ये भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अभी नड्डा साहब को आपने देखा किस प्रकार से मोदी जी, अमित शाह जी किस प्रकार से सरे राह चलते चलते इसे पीछे ढकेलने का काम करते हैं। योगी जी को कुर्सी से कैसे किनारे करने का काम करते हैं मोदी जी, ये आप किसी क्लिप में देखे होंगे। किस प्रकार से जो ये वरिष्ठ नेताओं को आज मोदी जी ने, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं मोदी जी की पार्टी रह गई है, इसको जयकिरण वर्मा नहीं पूरे देश के लोग जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो लुका छुपी है, जो इनके मन में पीड़ा है, ये हमसे ज्यादा जानते हैं। तो यह बात भारतीय जनता पार्टी ना कहे। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो मैं कह सकता हूं कि देखिए माननीय मोदी जी ने हमारे दो की सरकार 10 साल चलाने का काम किया और तीसरा टर्म उन्होंने शुरू करने का काम किया है। इस 10 सालों में तो उन्होंने देश की संस्थानों को बेच करके फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाए और अपने मित्रों की जेब भरने का काम किया। इस बार तीसरे टर्म में इस देश की कौन सी संस्था बेचेंगे और क्या करेंगे,
डर इस बात की है हमारे जैसे देश के नागरिकों का, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारी संख्या अब इतनी है कि अब मोदी जी को अपने कहे बातों पर हम चलाएंगे और उनको चलना पड़ेगा। और देश के साथ अब ना उनको संविधान बदलने की विचारधारा उनको छोड़नी पड़ेगी, देश का लोकतंत्र खत्म करने की उनकी विचारधारा छोड़नी पड़ेगी। जो हमारे साथ हमारे देश के नौजवान बेरोजगारों के साथ उन्होंने एक खटिया खेल खेला था, उस पर भी उनका कदम पीछे लाने का हम लोग प्रयास करेंगे और दबाव बनाने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि मोदी जी आप देश के लिए जीने का काम करिए, देश को बर्बाद करने के लिए काम मत कीजिए। ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। हम देश के लिए जीने मरने का काम करते हैं, तो आप इस कुर्सी पर बैठ करके इसको बर्बाद करने की कोशिश ना करें। और एक बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँ संदीप जी, इस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी ने एक प्रधानमंत्री जैसे शब्द को उन्होंने कमजोर करने का काम किया है, देश में हमारी छवि खराब करने का काम किया है। निवेदन है माननीय मोदी जी, आप कुछ भी हो सकते हैं, आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन देश को बर्बाद मत कीजिए। जयकरण जी, क्या सही समय नहीं मिल पा रहा था कि प्रियंका गांधी को कब लॉन्च किया जाए? क्योंकि अगर राहुल गांधी की बात करें, 2 सीटों पर लड़ रहे थे पहले, वायनाड और रायबरेली, फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रियंका गांधी को अब मैदान में उतारना पड़ा आपको? संदीप जी एक बात मैं बड़ी विनम्रता से रखना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि मनमोहन सिंह साहब के समय जो वो प्रधानमंत्री बने, क्या राहुल गांधी को नहीं बनाया जा सकता था? कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार उनको नहीं बना सकता था? बना सकता था। देखिए आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दोनों के आएंगे अविनाश जी, आएंगे आपके पास, अविनाश जी आपके पास आएंगे। समझिए कि ये परिवार पद का लालची नहीं है। आप देखे होंगे कि जितनी मेहनत, जितनी निडरता के साथ मोदी जी ने उनकी सिक्योरिटी खत्म करने के बावजूद भी अपनी जान की सुरक्षा को न देखते हुए देश के लिए जितना उन्होंने चलने का काम किया, लड़ने का काम किया, लड़ने का काम किया, कई जगह ऐसे आए कि उनकी सुरक्षा में चूक भी हुई, जो भी छोटी मोटी उनकी सुरक्षा है, लेकिन फिर भी उन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने की जो ठानी है। हमारी नेता प्रियंका गांधी भी उसी का एक खून है और उनके अंदर भी एक देश में अपने आप को मरने और मिटने का एक जज्बा है। जिस प्रकार से मैं एक बात कह दूं कि माँ बेटे का यह बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, उस परिवार का खून है। ठीक है जयकरण जी, आएंगे भी, ठीक है अविरल जी। जी जिस तरीके से बोल रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते, करना चाहिए। प्रधानमंत्री कौन था उस समय में? गांधी परिवार ही था। गांधी परिवार के कहे अनुसार ही सब कुछ हो रहा था, तो इन्हें बनने की क्या आवश्यकता थी, इस बात को इन्हें बताना चाहिए। और उसके साथ साथ इस तरीके से पूंजी घोटाला हुआ, पूंजी के विषय में बोलना चाहिए, नेशनल हेराल्ड के विषय में इन्हें बोलना चाहिए। आखिर क्यों नहीं बोलते हैं? कश्मीरी पंडितों के विषय में इन्हें बोलना चाहिए, धीरज साहू के विषय पर इन्हें बोलना चाहिए, कन्हैया लाल टेलर के विषय पर इन्हें बोलना चाहिए, घर में जो संतों की निर्मम हत्या हुई उस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? जनता जवाब मांग रही है, जनता पूछना चाहती है। ठीक है आएंगे जी। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी ये भूल जाते हैं, अगर जो इनकी इतनी हिम्मत है तो जम्मू कश्मीर में इन्होंने कितनी सीटें लगाने का काम किया, क्यों नहीं लड़ाने का काम किया? वहाँ पर ये भाषण इसका क्यों नहीं देता? वहाँ कश्मीरी पंडितों की आवाज जब वो रोते और बिलखते हैं और इनको ये कह लीजिए मन ही मन गाली देने का काम करते हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि जा करके उनके आंसू पूछ ले, क्योंकि जो दुर्दशा आज इन्होंने कश्मीरी पंडितों की की है और कितने कश्मीरी पंडितों को ला करके इन्होंने बताने का काम किया है। ठीक है जयकरण जी आएंगे भी, अविरल जी आएंगे भी, अविरल जी जयकरण जी आएंगे भी। देखिए माननीय मोदी जी एक झूठा नाम है। अगर जो देश के इतिहास में कोई नाम लिखा जाएगा कि झूठा, अगर जो हम लोगों को इतिहास में लोग उड़ाते हैं संदीप जी, लोगों कहते हैं क्या यार मोदी हो गए हो क्या, तो इसका मतलब होता है क्या बहुत झूठा आदमी हो क्या? तो इसलिए देखिए ठीक है आएंगे जयकरण जी, आएंगे भी, आएंगे जयकरण जी। इंदु कांत दीक्षित जी समझेंगे आपसे। देखिए कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही है प्रियंका गांधी को लेकर, काफी भरोसा भी जता रही है उनके ऊपर, लेकिन जो टाइमिंग हुई है प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की, क्या ये सही है? क्या कांग्रेस को पहले टाइम नहीं मिल पा रहा था कि प्रियंका गांधी को मैदान में कब उतारा जाए? कैसे देखते हैं आप? देखिए जयकरण जी ने कई सारी बातें की, जिसमें दो बातों से हमारी घोर आपत्ति भी और असहमति भी है। जी उन्होंने कहा प्रधानमंत्री झूठा हैं जी,
आप जिस तरह के शब्द की मर्यादा की बात वो अभी कह रहे थे देश के नेतागण के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, ये ऐसी बात कहने के बाद इस तरह के शब्दों का उपयोग उनको बिल्कुल शोभा नहीं देता है। दूसरा, उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस की देखी कितनी मजम्मत और कितनी मेहनत के बाद राहुल गांधी जी की व्यक्तिगत अभी 99 सीट आई है, तो आप शब्दावली देखिए। कह रहे थे जयकरण जी कि अब मेरी शर्तों से चलेंगे, अब हमारे हिसाब से हम सरकार को चलाएंगे, हम गाइड करेंगे। आप ये सोचिए, हम तो अभी कुछ दिन पहले संयोग से संदीप जी 1996 में जब वाजपेयी जी 13 दिन की सरकार बनाए थे, उस समय 161 सीटें मिली थी बीजेपी को, और किस तरह से लोगों ने एकजुट होकर के और सांप्रदायिकता के नाम पे उनको बाहर कर दिया 13 दिन में। लेकिन उस 13 दिन के बाद, सत्ता से बाहर होने के बाद भी, जब वो भाषण दे रहे थे अपनी सरकार का इस्तीफा देने के पहले, तो उन्होंने कभी नहीं किया कि हमारे पास 161 लोग और ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार को अपने हिसाब से चलाएंगे। उल्टा उसके 5 साल पहले 1991 में जेनेवा में जब जाना था परमाणु मामले में बात करने के लिए, तो नरसिंह राव जी के अनुरोध पे वो देश की सरकार का डेलीगेशन लेके गए थे। ये होता है विपक्ष। तो मैं मानता हूं कि देखिए, स्वाभिमान अच्छा है लेकिन अभिमान अच्छा नहीं, घमंड अच्छा नहीं है। कांग्रेस अब धीरे धीरे उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसी शब्दावली और ऐसे सोच न करके कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की बात करनी चाहिए। और जहां तक आपने प्रियंका की बात की, तो प्रियंका जी की लॉन्चिंग और पहले होनी चाहिए थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनको ऐसे समय में और ऐसी परिस्थितियों में नेतृत्व का मौका दिया 2 बार कि वहां पे कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, इसलिए उनकी प्रॉपर लॉन्चिंग नहीं हो पाई। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वायनाड से चुनाव लड़के जब एक बार प्रियंका पहुंचेंगी संसद में, लोकसभा में, तो उन्हें शायद अगर और महत्व देना हुआ और राहुल गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया, तो विपक्ष का नेता भी बनाया जा सकता है, जिससे वास्तव में देश की राजनीति में उनकी फुल फ्लेजेड लॉन्चिंग हो जाएगी। जी ठीक है जयकरण जी। देखिए मेरा जो कहने का, मैं सरकार चलाने की हिम्मत नहीं रखता, ना मैं चाहता हूँ। देखिए, लेकिन जो जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का स्थान दिया, हम एक मजबूत विपक्ष अगर जो नहीं बन पाए और सरकार से गलत नीतियों और रीतियों पर नहीं लड़ पाए, तो जनता के बीच में जा करके हम कौन सा जवाब देने का काम करें। हम ये भी नहीं कर सकते कि जनता ने जिस प्रकार से हमें बिछाने का काम किया, हम सदन में उसकी लड़ाई भी न लड़ सके। सड़क पर अगर जो लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो सांसद विधायक बनने का कोई औचित्य नहीं लगता मुझे। रही बात माननीय प्रियंका गांधी जी को, जो निर्णय पार्टी ने लिया है, इससे कार्यकर्ताओं में खुशी है। हाँ, इसके हित अनहित अन्य दल क्या निकालते हैं, ये उनके विवेक पर मैं छोड़ता हूँ। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को खुशी है। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूँ, विपक्ष में जिस प्रकार से हमें बैठने की जगह जनता ने दिया है, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी उसको बड़े ही मजबूती से उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी, और नहीं खरा उतरेगी तो इसका भी जवाब उसको देना पड़ेगा। इसलिए हमें मजबूरी नहीं, जरूरी है इस देश और जनता के लिए कि हमें एक बड़े जिम्मेदारी के साथ, मजबूती के साथ देश की जनता की आवाज को बुलंद करना है। ठीक है अब्दुल मलिक जी, देखिए संसद में अगर पहुंच जाएंगी प्रियंका गांधी, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए विपक्ष और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी की बात करें तो एक अच्छी वक्ता भी हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार के लिए कुछ समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, ऐसा कांग्रेस का मानना है। नहीं, प्रियंका गांधी तो वैसे ही पहले से ही एक्टिव है पॉलिटिक्स में, उससे क्या फर्क पड़ गया। तब भी कांग्रेस पार्टी ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंच सकी, तो प्रियंका गांधी कौन सा करिश्मा कर देंगी, बात को इन्हें समझना चाहिए। और जनता इन लोगों से उब चुकी है, क्योंकि 60 साल जो इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। लेकिन देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर अविरल जी, इस बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश में प्रचार अभियान को छेड़ा था प्रियंका गांधी ने, और सीटें भी कांग्रेस के लिए हासिल की हैं, अच्छी चुनाव प्रचार की प्रियंका गांधी ने। नहीं, अगर प्रियंका गांधी इतना कुछ कर सकती है, तो छिंदवाड़ा का अपना गढ़ बचा लिया होता। मध्य प्रदेश से कांग्रेस समाप्त हो गई, उत्तराखंड से कांग्रेस समाप्त हो गई, हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस समाप्त हो गई, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस समाप्त हो गई, गुजरात से कांग्रेस समाप्त हो गई। छिंदवाड़ा की कभी बात नहीं करेंगे जो इनका गढ़ था। ठीक है जयकरण जी।
नहीं देखिए, इनका कुछ भी कह सकते हैं, ये इनका एक कहने का अधिकार भी है। मैं भी ये कह सकता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के, अब कह लीजिए कि जो मोदी जी की पार्टी है, मोदी जी का इस बार हमारे बनारस में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय साहब से उनकी क्या स्थिति रही, घंटे 2 घंटे 3 घंटे हमारे अध्यक्ष जी से वो पीछे चले, जहां वो 3-4 लाख वोटों से जीतने का काम करते थे और 400 पार नारा लगाने का काम करते थे। इनके मुखिया ही 1.5 लाख पर आकर सिमट जाने का काम करते हैं। यही देख लीजिए आप राजनाथ साहब को, राजनाथ साहब भी वहाँ जहाँ इनका भारी मात्रा में जीत होती थी, उस पर आकर के सिमट जाते हैं। मेरी हाल ये है कि मैं विपक्ष लायक में बैठने के लायक नहीं था, आज विपक्ष में बैठने की लायक हो गया हूँ। मेरी लायकियत यही है और आपकी लायकियत ये है कि 400 पारा नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री को 1.5 लाख वोटों से मात्र जीतने का अवसर मिला और 1.5-2 घंटे वो हमारे अध्यक्ष जी के पीछे रहे, 1.5-2 घंटे अध्यक्ष जी के पीछे रहे। अरे हम लोगों से थोड़ा भूल हुई, और नहीं तो जिस प्रियंका गांधी की आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसी प्रियंका गांधी जी को अगर जो हम बनारस से लड़ाए होते तो शायद आज माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लायक ना होते। ठीक है, जयकरण जी आएंगे भी। इंदुकांत जी, देखिए जयकरण जी को सुना कि अगर हम बनारस लाए होते प्रियंका गांधी को तो शायद प्रधानमंत्री मोदी जी जो थे वो सांसद नहीं रहते वहां से। क्या ऐसा संभव था? प्रियंका गांधी की इतनी बड़ी छाप थी, प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पछाड़ देती वहां से? देखिए, ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात है और इस एनबर्ट पॉलिटिक्स में हमेशा लोग कहते रहते हैं जी, और इसका ये कहीं भी मतलब नहीं है कि अजय राय जी ने अच्छा चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, मैं 2 चीजें अवश्य इस चुनाव के बारे में कह सकता हूँ कि जयकरण जी का ये कहना कि प्रधानमंत्री 1,49,000 से ही जीत पाए बनारस जैसी कंस्टिट्यूंसी से, जिस शहर को उन्होंने लगभग ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ जी, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ 1,49,000 से प्रधानमंत्री की जीत को मैं व्यक्तिगत तौर पे हार से बहुत बड़ी हार मानता हूँ जी। और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में जैसी स्थिति बीजेपी की हुई है उस पर विचार और समीक्षा बहुत गंभीरता से होनी चाहिए। और इन चुनावों के 2 संदेश साफ हैं। कांग्रेस अगर ये समझे, जयकरण जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो विपक्ष की भूमिका के लिए उनको देश ने चुना है और उसको अच्छे से निभाएंगे। कांग्रेस ये समझे कि बहुत बढ़िया स्थिति में है, ऐसा है नहीं। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ ऐसे बढ़ा है क्योंकि बहुत कम पे थे, और बीजेपी का ग्राफ ऐसे हुआ है, इसको वो नकार नहीं सकते हैं। और इसकी समीक्षा अंदर अंदर बीजेपी में चल रही है और जिन राज्यों में खासतौर से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में, इन 2 में खास तौर से, राजस्थान में तो थोड़ा बहुत है, लेकिन इन 2 राज्यों में जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, इसके लिए बहुत कुछ ये कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं गया है, बहुत कुछ बीजेपी के नेतृत्व के इन दोनों राज्यों के लोग जिम्मेदार हैं। जो अंतर कलह, आपसी फूट, भ्रष्ट लोगों को चुनाव के ठीक पहले अपने साथ शामिल करना, ये जनता का संदेश है कि बीजेपी को या किसी भी पार्टी को वो पाक साफ पवित्र देखना चाहते हैं। जो अपने आचरण में गिरावट करेगा उसको जनता नकार देगी, चाहे वो क्यों स्वयं प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना। ठीक है दीक्षित जी, समय की कमी है, माफी साथ रोकेंगे आपको चर्चा करने के लिए। दीक्षित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जयकरण जी थे कांग्रेस से, आपका भी धन्यवाद। अविरल जी थे बीजेपी से, आपका भी धन्यवाद। चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।